वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग भारतीय वंश से दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 के सी के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहा जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने से वह 4 के बराबर हो जाता है। ये कथन एक हुआ कि कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने से, मतलब अंश में भी एक जोड़ दिया जाता है और हर में भी एक जोड़ दिया जाता है, जिससे भिन्न का मान 4 के बराबर हो जाता है, पहला कथन। और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, मतलब इस कथन में अंश और हर में से एक घटा देते हैं तो वह भिन्न 7 के बराबर हो जाता है। कथन के समीकरण बनाए, मतलब दो स्थिति हो रहा है। कथन एक का कहना है कि कोई भिन्न है, भिन्न जो होता है ए बाई बी के फॉर्म में होता है। ये हुआ अंश, ये हो गया हर, ये भिन्न हो गया। तो भिन्न के अंश और हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाता है, जिससे भिन्न का मान 4 के बराबर हो जाता है, पहला कथन। अब इसी को सरल करके हमको समीकरण 1 की प्राप्ति होगी। फिर कथन 2 में ये कहा जा रहा है कि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाता है, जिससे भिन्न का जो मान है ना वो 7 के बराबर हो जाता है। तो बराबर कर देंगे 7, फिर यहाँ से स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो समीकरण 2 बन जाएगा। अब हमें ये नहीं पता है कि भिन्न का अंश क्या है और हर क्या है, मतलब ये अंश क्या है और हर क्या है। तो मान कर लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x और हर को y, इस टाइप से मान लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ये मान ली कि कोई भिन्न है जिसका अंश x है और हर y है। तो इसीलिए अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटा वाई, मतलब अंश बटा हर, तो अंश का वैल्यू x और हर का वैल्यू y। अब लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से, और पहले कथन पे निष्कर्ष करते हैं हम लोग। तो पहला कथन कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, मतलब ये भिन्न हुआ, इसका अंश ये हुआ, हर ये हुआ, अंश में भी एक जोड़ देना है और हर में भी एक जोड़ देना है, जिससे भिन्न का मान 4 हो जाता है। तो प्रश्न से अंश में भी एक जोड़ दिए और हर में भी एक जोड़ दिए, जिससे भिन्न का मान 4 हुआ। ये ना कुछ है तो 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस x इतना में 1 से गुना करेंगे तो लिखा जाएगा ज्यों का तो x + 1 बराबर इतना में 4 से गुना करेंगे तो लिखा जाएगा 4 × y + 1। x + 1 का हो गया x + 1, 4 गुने y हो गया 4y और जोड़ 4 गुने 1 हो गया 4। ये जो 4y है इधर ले आएंगे, ये जो प्लस का 1 उधर जाएगा तो लिखा जाएगा x - 4y = प्लस का 4, ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1। तो समीकरण आपका क्या बन गया, x - 4y = 3, समीकरण 1। ये जो कथन 1 था, अंश और हर में एक जोड़ने से 4 बराबर हो जाता है, तो इससे एक समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरे कथन में कह रहा है यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है। जैसे जोड़े थे उसी प्रकार हम लोग घटाएंगे। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से अंश में भी से एक घटा दिए और हर में से भी एक घटा दिए, जिससे वो 7 के बराबर हो जाता है। ना पूछे तो 1 देकर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये जो का तो उतरेगा x - 1 बराबर 7 × y - 1। x - 1 अपने जगह पे, ये गुणनखंड तोड़ेंगे तो 7 गुने y 7y - 7 × 7। उसी प्रकार ये जो प्लस 7y इधर आएगा तो माइनस, तो x - 7y बराबर -7, ये जो -1 इधर आया तो प्लस का 1। तो फाइनल समीकरण बन गया x - 7y बराबर -6, समीकरण 2। हालांकि आंसर यही हो गया, क्योंकि हमें यही बोल रहा था कि कथन के समीकरण बनाए। कथन का समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 हो गया। बट हम लोग करेंगे क्या, समीकरण पे नहीं छोड़ेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि x और y का मान क्या है।
तो सिंपली यहाँ पे देखा जाए समीकरण 1 में प्लस का x और समीकरण 2 में भी प्लस का x। लुप्तीकरण विधि से समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 को घटा दें तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। एक्स वाई का जो भी मान आएगा तो ये जो अभिष्ट भिन्न है उसमें x का वैल्यू x की जगह पे, y का वैल्यू y की जगह पे रखेंगे, तो जिससे मेरा भिन्न का प्राप्त होगा। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से ये जो हल कर रहे हैं ये लुप्तीकरण का यूज कर रहे हैं। तो समीकरण 1 हो गया x माइनस 4y बराबर 3 और समीकरण 2 हो गया x माइनस 7y बराबर -6। समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो हो गया माइनस, माइनस में है तो हो गया प्लस, माइनस में है तो हो गया ये भी प्लस। प्लस का x और माइनस का x ये एक दूसरे से कट जाएगा। माइनस का 4y और प्लस का 7y, 7y में से 4y चला जाएगा तो 3y बराबर प्लस का 6 और प्लस का 3 हो गया 9। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, इसीलिए y बराबर आ गया 3। अब यही y का मान हम लोग समीकरण 1 में y के जगह पर रखेंगे, जिससे x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है x माइनस 4y बराबर 3, तो लिखा जाएगा x माइनस 4 गुने y के जगह पे 3 बराबर हो गया 3। तो x का x माइनस 4 दिया 12 बराबर 3। ये जो x का x, ये जो माइनस बराबर हो जाएगा तो प्लस बराबर 3 जोड़ 12, इसीलिए x बराबर आ गया 15। तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 15। तो अतः अभिष्ट भिन्न बराबर लिखा जाएगा क्या, x बटा y। जिसका जो वैल्यू है उसके जगह पुट कर देते, तो x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 3। 3 से 15 कट गया 5 बार, तो भिन्न आ गया 5/1। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अभिष्ट भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो ये आपका भिन्न हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया जा गया। ये आपका पहला कथन हुआ। फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। ये दूसरा कथन हुआ। कथन के समीकरण बनाएं और फिर आलेखीय प्रदर्शन भी करें। यहाँ 2 काम करना है। ये जो कथन है इस कथन का समीकरण बनाना है। समीकरण का समीकरण बनाने के बाद आलेखीय प्रदर्शन भी करना है। ठीक है, तो हमें ये जो कथन कर रहा है उस पर गौर करते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपये पाया गया। मतलब क्या हुआ कि इस 160 रुपया में हमें 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर दिया जा रहा है। बट हमें ये नहीं पता है कि 2 केजी सेब का मूल्य क्या लिया गया होगा और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या लिया होगा। मतलब इस दोनों का, बट ये पता है कि इस दोनों की जो लागत है वो 160 रुपया है। तो हमें ये नहीं पता है कि 2 केजी सेब का मूल्य क्या है, तो हम मान लेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अगर 1 केजी सेब का मूल्य x होगा तो 2 केजी का हो जाएगा 2x और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है ही, तो मतलब 2x रुपया, क्योंकि 1 केजी का हम माने हैं x रुपया, तो 2 केजी का 2x रुपया। तो 2x रुपया और y रुपया ये दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो 160 रुपया। इससे ये समीकरण 1 प्राप्त होगा। फिर उसी टाइप से समीकरण 2 भी प्राप्त होगा। तो पहले हमें ये नहीं पता 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत क्या है, तो मान लेंगे कि माना कि 1 केजी सेब की कीमत x रुपया और 1 केजी अंगूर की कीमत y रुपया। लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया।
अब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब कथन पर चलते हैं हम लोग। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत, मतलब 2 केजी सेब का, तो 2 केजी सेब का जब 1 केजी का x है तो 2 केजी का 2x और 1 केजी अंगूर का कीमत कितना, y रुपया। इस दोनों का योग ही जो होगा वो 160 के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से, अब कथन 1 से समीकरण बनाएंगे हम लोग। तो 2 केजी सेब, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x, 1 केजी का x है तो 2 केजी का 2x, फिर प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का कीमत कितना है, y, तो 2x प्लस y। इस दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है, 160 रुपया। देखिए एक चीज़ गौर किया जाए, इसमें भी रुपया है, इसमें भी, ये भी y रुपया, ये 2x रुपया, रुपया कॉमन निकला इस दोनों में से, ये भी 160 रुपया है, तो यहाँ से रुपया कॉमन निकला, ये रुपया से रुपया कट गया, तो यहाँ पर रुपया लिखना कंपलसरी नहीं है। तो समीकरण बना 2x प्लस वाई बराबर 160, ये हो गया समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से ये पहले कथन को निष्कर्ष, पहले कथन का जो कह रहा था उसके निष्कर्ष के आधार पर ये समीकरण बन गया। पुनः प्रश्न से अब हम लोग दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन का कहना है कि 4 केजी सेब, तो 1 केजी का x, तो 4 केजी का 4x, 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी का अंगूर का y, तो 2 केजी का 2y, मतलब 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपया है। मतलब 4x रुपया और 2x रुपया बराबर 300 रुपया। तो यहाँ लिखा जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 300। देखा जाए तो इस दोनों में कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, उस कॉमन को हम लोग निकाल लेते हैं। 2 कॉमन आ गया तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, प्लस का ये y बराबर 300, 2 से 300 कट जाएगा 150 बार, तो ये आपका समीकरण हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, समीकरण 2। अब सवाल का यही करना था कि कथन के समीकरण बनाए, तो समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने के बाद इसका बोल रहा है कि ग्राफीय, आलेखीय अर्थात ग्राफीय प्रदर्शन भी करें। अब इसका हम लोग ग्राफीय प्रदर्शन करते हैं। अब हम लोग ग्राफीय प्रदर्शन करने के लिए ग्राफ पे आ गए, दोनों समीकरण को ग्राफ पे नोट करते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, तो यहाँ लिखा जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब इस समीकरण का सबसे पहले मान सारणी निकालेंगे। अब यहाँ पे ये जो मान सारणी निकालेंगे, इसमें देखा जाए तो यहाँ 150 है, 160 है, यहाँ 150 है। तो क्या x का वैल्यू 1 2 लेने से काम चलेगा? नहीं, x का वैल्यू 1 2 लेने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें मान थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। आंकड़ा को देखते हुए अगर 150 का ये 150 के राउंड फिगर में है तो हमें वैल्यू कुछ इस टाइप का रखना होगा कि आंकड़ा एक जैसा है। अगर हम लोग x का वैल्यू 50 लेते हैं, x का वैल्यू 50, तो 50 दूना 100, तो इधर का 100 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर बच जाएगा y बराबर 160। ये जो प्लस 100 है इधर आएगा तो माइनस 100, तो 160 में से 100 जाएगा तो हो गया 60। तो ये वैल्यू एक जैसा हुआ। फिर उसी टाइप से अगर हम लोग x का वैल्यू 60 ले लें, तो 60 लेंगे तो 60 दूना 120, प्लस का 120 इधर आएगा तो माइनस का 120, तो बच जाएगा y, तो y इक्वल टू 160 माइनस 120, तो 160 में से 120 जाएगा तो कितना, 40। इस टाइप से ये समीकरण 1 का मान सारणी निकल गया। फिर समीकरण 2 में भी उसी टाइप का है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। फिर से हम x का वैल्यू 50 लेंगे, तो x का वैल्यू 50 लेंगे तो 50 दूना 100, इधर प्लस का 100 इधर आया तो माइनस का 100, तो 150 में 100 गया तो 50, तो x का वैल्यू भी 50, y का वैल्यू भी 50। फिर हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 60 लेते हैं, सेम इसी टाइप है। ये जो 60 दूना 120 प्लस का 120 इधर आएगा तो माइनस का 120, तो 150 में से 120 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30। तो इस हिसाब से प्रश्न, ये जो समीकरण 1 था उसका मान सारणी और ये समीकरण 2 का मान सारणी, इसके अलावा भी मान लिया जा सकता है। अब हम लोग ये जो मान सारणी ले लिए हैं, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पैमाना 1 2 लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जो आंकड़ा है 50-60 के रेंज में है, तो हम लोग पैमाना 10 का लेंगे। और जो भी वैल्यू है सब धनात्मक दिशा में है, ऋणात्मक में नहीं है, तो हम लोग धनात्मक की ओर ही केवल काम करेंगे।
ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब हम लोग ये इस पर सबसे पहले संख्या मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे संख्या को चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पे हमें पैमाना 10 इकाई का लेना होगा। मतलब इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो 10 है। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया 70। फिर इसी टाइप से यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया 60। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 के जो भी बिंदु प्राप्त हुआ उस बिंदु को चिन्हित करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 का पहला बिंदु है 50,60, मतलब x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 60। ये दोनों एक दूसरे को लगभग इस बिंदु पर काटेगा। तो यहाँ पे रखकर इस टाइप से थोड़ा पेंसिल को घुमा देंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा 50,60। फिर दूसरे बिंदु को देखा जाए तो यह है 60,40, मतलब x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 40। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेगा। ये हो गया 60,40। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। इस टाइप से सरल रेखा खींचने के बाद दोनों ओर तीर का निशान देंगे और इस पर एक समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या लिखा जाएगा? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इस टाइप से समीकरण को लिख देंगे। अब समीकरण 2 का जो बिंदु है उसे प्रदर्शित करते हैं। तो पहला बिंदु है 50,50, x का वैल्यू भी 50 और y का वैल्यू भी 50। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेगा। ये हो गया 50,50। दूसरा बिंदु है 60,30, मतलब x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30। ये यहाँ हो गया, ये हो गया 60,30। फिर से उसी टाइप से इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए आलेख को आगे की ओर प्रदर्शित करेंगे। तो देखा जा रहा है कि एक सरल रेखा हो रहा है। इस टाइप से आलेख को आगे की ओर बढ़ा दिए और दोनों ओर तीर का निशान दे दिए। तीर का निशान देने के बाद इस पर हम लोग समीकरण को लिख देंगे। तो इसका समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। देखा जाए तो ये प्रश्न संख्या जो 4 था उसका ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, पहला जो समीकरण था 2x प्लस वाई इक्वल टू 60 और दूसरा जो समीकरण था 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इस दोनों समीकरण का ये आलेखीय निरूपण हो गया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो आलेख है एक दूसरे के समांतर है। समांतर होने का मतलब ये हुआ कि जब ग्राफीय निरूपण समांतर हो तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर आलेख समांतर हो जाए तो कोई हल नहीं होगा। तो इस टाइप से ये प्रश्न संख्या आपका 4 कंप्लीट हो गया।